नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का तिहाड़ जेल के बाहर जोरदार स्वागत हुआ। तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान नेताओं के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहे। तिहाड़ से मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में सशर्त जमानत दी है। उन्हें ईडी के मुकदमे में पहले ही जमानत मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। ईडी मामले में मिली जमानत की शर्तें ही लागू रहेंगी। शराब घोटाला मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे। केस के मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे। किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शराब घोटाले से जुड़ी किसी फाइल तक पहुंच नहीं होगी और किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर मुहर लगाई। इस अदालत ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष जांच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आरोपी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जांच ने केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। कुछ समय पहले ही इस अदालत ने सीबीआई की तुलना एक पिंजरे में बंद तोते से की थी। ये जरूरी है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे कि वो पिंजरे में बंद तोता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने 3 सवाल तय किए हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई अवैधानिकता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? आइए सुनते क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले। और अब यूपी बिहार से जुड़ी हुई खबर, इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार की रात सीवान से दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस में एक भयावह हादसा हुआ है। प्रशांत कुमार नाम के कॉन्ट्रैक्ट के एक रेलवे कर्मचारी पर एक छोटी सी बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा। बताया गया कि लखनऊ के पास बच्ची की मां वॉशरूम गई थी, तभी उसने बच्ची से गलत हरकत की कोशिश की। मां के लौटने पर बेटी ने उससे ये जानकारी दी। इसके बाद गुस्साए मुसाफिरों ने कर्मचारी की पिटाई शुरू कर दी। अब ये पिटाई लखनऊ से शुरू हुई और कानपुर तक चलती रही। उसे कानपुर में उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक के परिवार ने रेलवे पुलिस में हत्या की तहरीर दी है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, वो तो इस प्रकार का लड़का था ही नहीं। जहाँ ये बिल्कुल साजिश के तहत लग रहा है कि कोई उसके साथ दुर्घटना है, उसको जो है एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीका से संभवतः लग रहा है कि उसको साथ अंजाम दिया गया है। क्योंकि वो 6 तारीख के दिन, तीज के दिन यहाँ आया है रात्रि में और फल फूल लेकर के रख करके और फिर चला गया ड्यूटी करने के लिए। उसका पोस्टिंग बरौनी में था, पहला पोस्टिंग। डिप्टेशन में या कैसे क्या रेलवे का नियम है, सिस्टम कानून है, उसके तहत नारायणपुर में बता रहा था कि हम नारायणपुर में काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये गया है, कब गया दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाने के बाद जब ये खबर आया तो मालूम हुआ कि ऐसा घटना हुआ है। घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कहेंगे? सारा जानकारी हम लोगों को अखबार के माध्यम से मिला है, जिसमें दैनिक जागरण में हम लोग पढ़े हैं कि वो लड़की से छेड़छाड़ का मामला उस तरह से दर्ज किया गया है। ऐसे प्रवृत्ति के तो वो थे नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं, गांव में सभी लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं।
उस तरह के वो व्यक्ति थे नहीं। आरोप लगा कि हाँ पेपर में इतना देखे हैं ना, पढ़े हैं ना, सब गलत इल्जाम है। मेरा भतीजा वैसा नहीं था, दुश्मनी से पुराना दुश्मन, हम लोग के घर पर शुरू से दुश्मनी चल रहा है। किसी भाई भतीजा को देखना नहीं लोग चाह रहा है। सब जो हुआ है दुश्मनी से, जो किया है अपना नाम बचा लिया है। 11 सितंबर की रात्रि में एक ट्रेन 02563 नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में एक परिवार सिवान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। उन्हीं के कोच में एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। जब वह ट्रेन ऐशबाग से गुजरी, उसके उपरांत उस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची जो उनके साथ थी, उसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ पिछले कुछ समय से ट्रेन में ही छेड़खानी की जा रही है। यह सूचना पाने पर उसके परिजनों द्वारा व ट्रेन में अन्य यात्रियों द्वारा आक्रोशित होकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। मेडिकल के लिए जब हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां पे हॉस्पिटल पे उसको मृत घोषित करा गया। और इस पूरे मामले में कई दुखद सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ बच्ची से यौन बदसलूकी, दूसरी तरफ भीड़ तंत्र। क्या ये ठीक है? 2 घंटे इसकी पिटाई होती रही, क्या कोई बचाने वाला नहीं था? क्या रेलवे पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? क्या ये हमारे ट्रेनों की हालत है जिसमें सफ़र करने वाले लोग बिल्कुल अमानवीय माहौल के आदी होते जा रहे हैं? और इस पर अधिक जानकारी के लिए चलेंगे सीधे अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, लड़के के परिवार में भी इस तरह से परेशानी है क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा था, अखबार में पता लगा। दूसरी तरफ भीड़ ने इतनी लंबी पिटाई कर दी। ये एक पूरा ऐसा मामला है जिसने हमारे समाज पर ही कई सवाल खड़े कर दिए और रेलवे में सुरक्षा का भी सवाल खड़ा कर दिया है। वहाँ पर किस तरह की चर्चा हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो मृतक रेलवे कर्मी है वो ग्रुप डी का कर्मचारी था और वो उस ट्रेन में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिवार वालों की 2 ही बात को लेकर वो सबसे ज़्यादा शक प्रकट कर रहे हैं, शक व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर ट्रेन में, और इस ट्रेन में भी एक स्कॉट पार्टी थी, वो स्कॉट पार्टी आखिर क्या कर रही थी? वो निश्चित रूप से जब भीड़ के द्वारा या पूरे बॉगी के द्वारा पिटाई की जा रही होगी तो उस स्कॉट पार्टी को सूचना आई होगी। स्कॉट पार्टी के लोग भी आए होंगे, अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, अगर वो थे तो आखिर इस तरीके से 80 किलोमीटर तक उसकी पिटाई कैसे होती रही? क्योंकि ये जो 80 किलोमीटर तक की पिटाई है, क्योंकि उसे लखनऊ के पास ये घटना के बारे में बताया जा रहा है और कानपुर में उसे घायल अवस्था में उतारा गया है। घायल उसके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक तो उनकी जो स्क्वाड पार्टी है, जो जीआरपी की टीम होती है, आरपीएफ की भी जो टीम होती है, आखिर उसकी भूमिका पर वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि ठीक है, उसका वैसी कोई प्रकृति का आदमी नहीं था, कोई उसका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई दूसरी साजिश के तहत उसे निशाना बनाया गया और उसके बाद पीटते पीटते उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि वो शायद अस्पताल जाने के पहले ही उसकी मौत भी हो गई हो। चूँकि घर वाले उस स्थिति में नहीं है, उन्हें जो भी खबर मिली है वो या तो अखबारों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस के द्वारा, जो कानपुर पुलिस के द्वारा जो सूचना दी गई उसके आधार पर उन्हें जो खबर मिली है उसी को आधार बनाकर वो फिलहाल अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से परिवार वाले इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भीड़ ने केवल छेड़खानी के आरोप में 80 किलोमीटर तक वो पिटाई करते रहे और उस चलती ट्रेन में जो भी जीआरपी या आरपीएफ के जवान थे वो मूक दर्शक बनकर देखते रहे। निधि, बिल्कुल, बहुत दुखद है। पल्लव मिश्रा भी हमारे साथ है। पल्लव, ऐसे में जो ट्रेन में सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो इंतज़ाम रखते हैं, वो क्या नहीं थे? ये भी बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि ट्रेन को एक तरह से सुरक्षित माना जाता है। इस तरह की हम भीड़ तंत्र सड़कों पर देख लेते हैं, लेकिन ट्रेन में हुआ ये अपने आप में बहुत गंभीर है। लेकिन निधि, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर ही बता रहे थे कि जो मृतक के परिजन हैं वो भी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो ट्रेन में सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, जो आरपीएफ के जवान हैं, इतनी लंबी यात्रा के दौरान करीब 80 किलोमीटर की जर्नी के दौरान वो पूरा वाकया हो रहा है और वहाँ पर कई लोग मिल के एक रेल कर्मी की पिटाई कर रहे हैं। तो उस वक्त वो कहाँ थे?
तो ये बड़ा सवाल बार बार उठता है कि जब हर बोगी में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं तो इतनी बड़ी घटना के दौरान वो लोग कहाँ थे, क्या उनको पता नहीं था, अगर थे तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे तमाम सवाल हैं वो उठ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि जो पूरा मसला है कि सिर्फ जो छेड़खानी की बात सामने आ रही है उसको लेकर जिस तरीके से ये किया गया है, तो भीड़ तंत्र की जो बात बार बार उठती रहती है कि सड़क पर तो हमने देखा ही, अब रेल डिब्बों के अंदर अगर इस तरह की जो घटनाएं होंगी तो वाकई जो लोग रेल में यात्रा करते हैं उनको अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठेगा, वो अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता महसूस करेंगे। ऐसे में बार बार जो तमाम सुरक्षा के जो वादे, जो बातें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसको लेकर इस पूरी घटना ने सवाल उठा दिया है। निधि, आपने भी जानकारी दी, देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर क्या रेलवे की तरफ से इस पर कोई जानकारी मिलती है कि नहीं। और अपने आप में बहुत दुखद है जिस तरह से भीड़ तंत्र ये देखा गया और बच्ची के साथ एक बार फिर बदसलूकी, ये भी अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल आप जुड़े, आप दोनों, इसके लिए धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं और ये खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दे दी है। विंग कमांडर पर उन्हीं की सहयोगी महिला फ्लाइंग अधिकारी ने श्रीनगर में वायुसेना स्टेशन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब कोर्ट ने विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा है कि विंग कमांडर की गिरफ्तारी से उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ सर्विस करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को ये भी निर्देश दिया है कि वो हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आरोप पत्र दाखिल ना करें। और अब बात कोलकाता की, जहां पर राज्य सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध बना हुआ है। कल तीसरी बार दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 घंटे इंतजार किया और जूनियर डॉक्टर्स का दल बाहर धरने पर बैठा रहा और बातचीत के सीधे प्रसारण की मांग पर रहा। बहरहाल ममता ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बंगाल की जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दे सकती हूँ। उन्होंने डॉक्टर्स को भरोसा भी दिलाया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जूनियर डॉक्टर्स को समझाने का जिम्मा छोड़ा हुआ है। इस बीच राज्यपाल मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गए हैं। कोलकाता, इस मामले में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। राज्यपाल के तौर पर मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्व तक ही सीमित रहेगी। In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister, nor will I participate in any public program which involves the Chief Minister. My role as governor will be confined to the constitutional obligations which I have discharged in respect of the Chief Minister. यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छठवें भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग दिन रात एक किए हुए है, लेकिन भेड़िया लगातार वन कर्मियों को चका रहा है। एक महिला को अब हाल ही में घायल किया है। देखिए खास रिपोर्ट। खेतों में घूम रहा ये वही छठवां भेड़िया है जो अब तक पकड़ से दूर है। इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार जारी हमलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। बहराइच में दहशत का पर्याय बने इस छठे भेड़िए को पकड़ने का अभियान जोर शोर से जारी है। वन विभाग के मुताबिक आदमखोर हुए भेड़ियों की संख्या 6 है, जिनमें से 5 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन एक अभी भी लापता है।
वन विभाग ने बताया कि अब तक भेड़ियों के आतंक की वजह से 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं घायलों की संख्या 52 है। 2 दिनों में इसने 2 लोगों पर हमला किया, लेकिन गनीमत ये रही कि जिन पर हमला किया वो बाल बाल बच गए। चोट लगी है, गले में सर गल का एक कटा हुआ है और ये दाढ़ी एक कटी हुई है, हरत लगा है। भेड़िया ने हमला किया है साहब। लेकिन गांव वालों के हमले के दावों को वन विभाग खारिज कर रहा है। बहराइच के महसी इलाके के हरबख्श सिंह पुरवा में वन विभाग की टीम ड्रोन से जंगलों में भेड़िए की तलाश कर रही है। वन कर्मचारी अपने साथ जाल और बाकी जरूरी सामान लेकर घूम रहे हैं ताकि बिना देर भेड़िया नंबर 6 को पकड़ा जा सके। फिलहाल ये छठा भेड़िया बहराइच के महसी इलाके में दहशत का पर्याय बना हुआ है। वन विभाग पकड़ने की इसे कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ये पकड़ में नहीं आया है। उम्मीद है जल्द ही ये पकड़ा जाएगा और उम्मीद ये भी है कि इसके बाद कहीं कोई 7वां आदमखोर भेड़िया ना निकल जाए। बहराइच से अपने सहयोगी सलीम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता ने अपनी मौत से पहले बेटियों को एक संदेश भेजा था। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत अब भी पहली बनी हुई है, जबकि खुदकुशी किए 3 दिन हो गए। इस दौरान सिर्फ इतना पता चल पाया है कि 11 सितंबर की सुबह खुदकुशी के पहले मलाइका के पिता अनिल मेहता ने फ़ोन पर मलाइका और अमृता दोनों से बात की थी और कहा था कि आई एम सिक एंड टायर्ड। सवाल है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस बात को लेकर वो इतना परेशान थे कि थक चुके थे। हालांकि पहले उनके लंबे समय से बीमार होने की बात भी आई है, तो क्या बीमारी की वजह से खुदकुशी की? पुलिस का कहना है कि अभी उस एंगल से जांच कर रहे हैं और डॉक्टर का बयान दर्ज होना भी बाकी है। सवाल है ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। जाहिर है उनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, लेकिन क्या? पैसा, परिवार या बीमारी? मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 11 लोगों का बयान दर्ज किया है, जिसमें बिल्डिंग के उस वॉचमैन का भी बयान है जिसने सबसे पहले अनिल मेहता को ज़मीन पर गिरने के बाद देखा था। वॉचमैन के मुताबिक उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब जाकर देखा तो अनिल मेहता ज़मीन पर पड़े हुए थे। पुलिस अब तक मलाइका की मां जायज़ सहित दोनों बेटियों मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा का बयान भी दर्ज कर चुकी है, लेकिन उनसे भी कुछ ठोस जानकारी नहीं निकल पाई है। पुलिस ने घर के कुछ नौकरों का भी बयान दर्ज किया है। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान एक डायरी भी मिली है। पता चला है कि अनिल मेहता प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे, हालांकि उस डायरी में कोई सुसाइड नोट या मौत की वजह का जिक्र नहीं है। पुलिस के मुताबिक डायरी में अनिल मेहता के खाने पीने की डाइट और दवाइयों के सेवन का जिक्र है। पुलिस अनिल मेहता के मोबाइल मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच कर रही है। अनिल मेहता के डॉक्टर का बयान दर्ज किया जाना बाकी है। अनिल मेहता के मोबाइल फ़ोन को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। उनकी तहकीकात जारी है। मुंबई से कैमरामैन हेमंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के सबसे बड़े त्योहारों में एक करम पर्व की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपए की सौगात दी है। बोकारो जिले के ललपनिया में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली झारखंड की 45 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर की। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक 453 करोड़ 65,97,000 रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। झारखंड की 48 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक इस योजना के लिए खुद को निबंधित कराया है। 45 लाख से ज्यादा महिलाओं को सम्मान राशि का लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है। उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए। इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा। और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, इंजीनियर बनाइए और आपको बैंक से 15 लाख रुपया तुरंत आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य की 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। निबंधन के बाद इनके खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले 21 से 50 साल की महिलाओं को योजना से जोड़ने का प्रावधान था। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कानून को हाथ में लेना आम बात हो गई है? क्या कानून को हाथ में लेना आम बात हो गई है? और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।